સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार। 22 की संधान व्याख्यान माला के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मुझे आज व्याख्यान देना है विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध शिव जी की बारात पर। दरअसल आधुनिक काल के गद्य विधाओं में निबंध एक महत्वपूर्ण विधा है और यह अनेक रूपों में विकसित हुई। विचारात्मक निबंध के रूप में, व्यक्तित्व व्यंजक ललित निबंध के रूप में और व्यंग्य निबंध के रूप में। विचारात्मक निबंध में मूलतः विषय विचार के इर्द गिर्द बढ़ाया जाता है, विकसित किया जाता है, जबकि व्यक्तित्व व्यंजक निबंध में और आत्मपरक निबंध में, ललित निबंध में विषय तो एक बहाना होता है। ख़ास तौर से निबंधकार ही अपने व्यक्तित्व की करामात, सृजनात्मकता को दिखाता है। दरअसल लोग ये समझते हैं कि व्यक्तित्व व्यंजक निबंध और ललित निबंध एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। व्यक्तित्व व्यंजक निबंध में व्यक्तित्व का स्पर्श तो होता है, आत्मपरक होते हैं, वे उतने कलात्मक नहीं होते। ललित निबंध के लिए शर्त यह है कि उसमें व्यक्तित्व की व्यंजना होनी चाहिए और उसके साथ व्यक्तित्व की लीला भी उसमें दिखनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि निबंधकार अपने व्यक्तित्व की व्यंजना भी करे और अपनी सृजनात्मक लीला और क्रीड़ा भी दिखाए। तो ललित निबंध के लिए दोनों जरूरी है, लेकिन व्यक्तित्व व्यंजक निबंध के लिए लीला या क्रीड़ा की कोई अनिवार्यता नहीं होती। व्यंग्य निबंध की प्रकृति थोड़ी सी अलग होती है। वहाँ निबंधकार का उद्देश्य विषय को व्यंग्य के मिजाज में प्रस्तुत करते हुए जो सामाजिक विकृति है उस पर पाठकों के दिमाग को खोलना है, उसके प्रति जागरूक करना है, इसलिए उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग हो जाती है। व्यक्तित्व व्यंजक निबंध और ललित निबंध लिखने वालों की परंपरा वैसे तो भारतेंदु के युग से ही शुरू हो गई थी, जिसमें कि प्रताप नारायण मिश्र का नाम लिया जाता है, बालकृष्ण भट्ट का नाम लिया जाता है और ये परंपरा बीच में ख़ास तौर से विचार प्रधान निबंधों के विकास के चलते थोड़ी सी मंद से हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के आने के बाद यह परंपरा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और इस परंपरा में ही पंडित विद्यानिवास मिश्र जी जुड़ते हैं। इस परंपरा को वे लेके आगे जाते हैं और ऐसा नहीं कि पंडित विद्यानिवास मिश्र के बाद ये परंपरा रुक जाती हो, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके बाद भी कुबेरनाथ राय, गोपाल क्या कहते हैं, श्री राम परिहार, नर्मदा प्रसाद चतुर्वेदी आदि इस परंपरा में निबंध लिखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस निबंध पर मुझे बात करनी है उस निबंध का जो विषय है वह मूलतः पौराणिक है। दरअसल हिंदी की गद्य विधाओं में, उपन्यास में, कहानी में, नाटक में, कथात्मक जो काव्य है उसमें पुराण की कथाओं का उपयोग करना, नाटक में उपयोग करना तो बहुत आसान है और बहुत सारा आधुनिक साहित्य इस मिजाज में लिखा भी गया है। लेकिन निबंध के भीतर किसी पौराणिक कथा का इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं है। सच बात ये है कि बहुत सारे हमारे निबंधकार, जिसमें कि प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल भी हैं, ये सारे के सारे लोग हमारे जो पुराने संस्कृत के ग्रंथ हैं इनसे उद्धरण तो लेते हैं और कहीं कहीं प्रसंगतः इनके किसी अंश का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पौराणिक और अर्ध ऐतिहासिक किसी खास प्रसंग को आधार बना करके निबंध लिखना आसान नहीं होता। बहुत कम ऐसे निबंध हैं
जो पौराणिक और अर्ध ऐतिहासिक यानी रामायण, महाभारत, भागवत पुराण के किसी कथा प्रसंग को आधार बनाकर लिखे गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है, भीष्म को क्षमा नहीं किया जाएगा। तो ये जो निबंध है यह मूलतः महाभारत के जो भीष्म पितामह हैं उनकी मृत्यु के मौके पे लिखा गया निबंध है। इसमें द्रौपदी का प्रसंग भी जुड़ता है। दूसरा जो निबंध है इस रूप में लिखा गया वो मूलतः विद्यानिवास मिश्र का है, और विद्यानिवास मिश्र जी ने इस तरह के कई निबंध लिखे। अंगद की नियत, उनका तो निबंध संग्रह भी है और एक निबंध भी है। हम सभी जानते हैं कि अंगद मूलतः रामायण का एक प्रमुख पात्र है। शिव जी की बारात मूलतः शिव पुराण से जुड़ता है। इसी तरह से एक निबंध उन्होंने शिव सिर मालति माल लिखा है। यद्यपि वह निबंध पूरा शिव कथा को आधार बना के नहीं चलता, लेकिन उसमें शिव कथा के कुछ प्रसंगों का इस्तेमाल अवश्य हुआ है। इसी प्रकार से केवल ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व व्यंजक निबंध लिखने वाले या ललित निबंध लिखने वाले ही इस दिशा में प्रयोग करते हैं। हरिशंकर परसाई जी को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राम के लंका से लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटने पर जो राम राज्य स्थापित हुआ, तो उस पर उन्होंने एक निबंध लिखा है, लंका विजय के बाद राम राज्य। तो जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्तित्व व्यंजक निबंध लिखना किसी पौराणिक कथा प्रसंग पर या अर्ध ऐतिहासिक कथा प्रसंग पर ये बहुत चुनौती भरा होता है। कारण इसलिए है कि इसमें कथा का एक रूप परंपरा में तय हो जाता है। पात्रों का जो चरित्र है वह भी परंपरा में लगभग निश्चित हो जाता है। तो एक कथा का प्रभामंडल होता है, पात्रों का एक प्रभामंडल होता है। अब उसका ध्यान रखते हुए निबंध लिखना आसान नहीं है। सच बात ये है कि इस तरह के निबंध लिखना तलवार की धार पर चलने जैसा है। लेकिन हमारे जो निबंधकार हैं, हर निबंधकार या ऐरा गैरा निबंधकार ऐसे विषयों पर निबंध लिख नहीं सकता। जो प्रतिभा संपन्न हैं, जो सक्षम हैं और जिनको केवल ऐसी कथाओं की पकड़ ही नहीं बल्कि नई सृजनात्मकता में ढालने की क्षमता है, ऐसे लोग ही इस प्रकार का निबंध लिख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की क्षमता पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी में है, विद्यानिवास मिश्र जी में है, कुबेरनाथ राय में भी है और व्यंग निबंध लिखने वाले हरिशंकर परसाई में भी है। विद्यानिवास मिश्र का यह जो निबंध है शिव जी की बारात, ये तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह में संकलित है। डॉक्टर भोला भाई पटेल और डॉक्टर राम कुमार गुप्त ने विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का, श्रेष्ठ निबंधों का जो संकलन तैयार किया है उसमें भी यह निबंध शामिल है। तो ये निबंध बहुत महत्वपूर्ण है और इसके महत्वपूर्ण होने के कई कारण हैं। कारण ये है इस निबंध के महत्वपूर्ण होने का कि अगर वे शिव की कथा निबंध में ही ज्यों की त्यों प्रस्तुत कर देते तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यानिवास मिश्र जी तीन चीज़ों को इसमें मिलाते हैं। एक तो पहली बात ये कि पुराण का यह प्रसंग, सती का मर जाना और शिव का लंबे समय तक बैरागी हो जाना, तो ये तो पुराण प्रसिद्ध कथा है। तो एक तो पुराण से कथा उन्होंने ली और पात्र भी सारे के सारे पुराण के ही हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे लोक जीवन में शिव की कथा बड़ी प्रसिद्ध रही है गौरा पार्वती के नाम से। विद्यानिवास जी जिस अवध क्षेत्र के हैं उस अवध क्षेत्र में गौरा पार्वती की कथा पढ़ क्या अनपढ़ क्या सबके मुंह पे रहती है। तो दूसरा तत्व उन्होंने लोक कथा का इसमें मिलाया और तीसरा जो तत्व है उन्होंने मिलाया इसमें राजनीति का। तो ये तीन तत्वों के योगदान से
उन्होंने शिव जी की बारात निबंध की संरचना की। एक निबंध के भीतर इन तीनों को साधना ये महाकठिन था, लेकिन ये विद्यानिवास जी की सृजनात्मकता का कमाल है कि उन्होंने इन तीनों को एक साथ साधा है। सच बात है, कथा में कोई नयापन नहीं है, कथा तो वही है। और आप अगर ध्यान से निबंध को पढ़ें तो पहली बात तो यही आती है कि सती जलकर मर गईं। उसके बाद शिव के घर में जो संकट खड़ा होता है, जो मुश्किल खड़ी होती है, कहावत भी है कि बिन घरनी घर भूत का डेरा। तो सती के मर जाने के बाद शिव वैसे प्यार भी बहुत करते थे सती को, तो बिल्कुल पागल हो गए। और पागल ही नहीं हो गए, घर में तो कोई था नहीं, बच्चे के रूप में गणेश थे, तो उनसे क्या संगति करते, उन्होंने भूत प्रेतों की संगति कर ली, उनके साथ उठने बैठने लगे। पूरा का पूरा कैलाश उजाड़ हो गया। और यहाँ तक कि गणेश जी जो सती के रहने तक उनके हाथ का बना हुआ खाना, लड्डू दोनों हाथों से और सूंडों से उठा करके खाते थे। सती के मर जाने के बाद नौबत ये आ गई कि उन्होंने खुद उनको खाना बनाना पड़ा। विद्यानिवास जी ने बहुत अच्छे मुहावरे का इस्तेमाल किया है कि जिस बच्चे ने कभी खाना न बनाया और माँ के जाने के बाद अगर उसको पिता के लिए और भी लोग हैं, नंदी भी है, शिव के गण हैं, उनके लिए खाना बनाना पड़े, तो माँ की छठी का दूध याद आना बिल्कुल स्वाभाविक है। कुबेर पूरा आर्थिक तंत्र बिगड़ गया। वो जो है भंडार में ताला लगा करके इंद्र के दरबार में चले गए मुद्रा देखने। नंदी को ठीक से जो घास है वो नहीं मिलती थी, तो शिव को जो इधर उधर घुमाना है, एक शमशान से दूसरे शमशान, एक जगह से दूसरी जगह, उसने भी सहयोग करना बंद कर दिया। तो शब्दावली पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो असहयोग है नंदी का, ये हमें स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के असहयोग की याद दिलाएगा। तो जैसे एक घर परिवारी आदमी की औरत मर जाए और घर में क्या अव्यवस्था हो जाती है उसके न होने पर, विद्यानिवास जी के दिमाग में ऐसा ही गृहस्थ परिवार है। इसलिए पुराण में शिव की जो महिमा है, महिमा मंडित कथा है, सती और पार्वती की जो महिमा मंडित कथा है, उसको विद्यानिवास जी ने बिल्कुल अलग रख दिया है और शिव को एक सामान्य घरवारी की तरह, एक घर परिवार वाले व्यक्ति की तरह इस निबंध में चित्रित किया है। दूसरी बात ये कि इसका दूसरा चरण निबंध का ये होता है कि जब ये सारी स्थितियां पैदा हो गई तो शिव ने एक मीटिंग बुलाई। अब मीटिंग पर अगर हम ध्यान देंगे तो अंतरंग मीटिंग बुलाई, जो घर के उनके सबसे निकट के लोग थे उनकी मीटिंग बुलाई। और मीटिंग बुलाने के बाद बड़े वो असमंजस में थे, अपनी परेशानी उन्होंने रखी। और ये रखी परेशानी कि भाई हमारा तो एक बेटा भी है और सुयोग्य भी है। दूसरी बात ये कि हमारी जो उम्र है वह भी ढल चुकी है और इस उम्र में दूसरी शादी जो है करना सही नहीं है, वो सहमत नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने अपनी राय दी कि अगर कोई ऐसी लड़की हमें मिल जाती है कि जो कि अपने आप तैयार हो जाए तो विचार करते हैं। खैर सब लोगों ने ध्यान दिलाया कि जैसे नंदी ने ध्यान दिलाया कि भाई गृह मंत्री के अभाव में पत्नी ही घर की गृह मंत्री होती है, तो उसके अभाव में जो विदेश मंत्रालय है वो पूरा का पूरा उसकी साख चली जाएगी। तो इसी तरह से कुबेर ने कहा कि भाई अगर आप शादी नहीं करते हैं तो बहुत सारी आर्थिक अव्यवस्था
पैदा होने वाली है, और जो सैनिक हैं वो सारे के सारे विद्रोह कर देंगे, उनको ठीक से खाना नहीं मिलेगा। और नंदी ने कहा कि महाराज आपको तो ये करना ही पड़ेगा, उसके बगैर ये काम चल नहीं सकता। खैर उन्होंने अपना सुझाव दिया कि ठीक है कि अगर कोई ऐसी लड़की मिलती है तो ज़रूर हम उस पर विचार करेंगे। कुबेर ने सहमति भी जताई, और फिर जैसा कि होता है कि शादी के जुगाड़ में लगे। विद्यानिवास मिश्र ने बड़े रोचक शब्दों में आजकल जिसे हम साजिश कहते हैं उसका इस्तेमाल किया है। कुबेर और नारद ने आपस में बातचीत की और उनके शादी का जुगाड़ कहने के बजाय शादी के लिए साजिश करनी शुरू कर दी कि कैसे जड़राज हिमालय को फांसा जाए। बड़ा रोचक शब्द ये है, आप देखेंगे, आप सभी लोग देखेंगे कि आजकल शादी के लिए जिस तरह से ज्योतिष का दंड फंद चलता है कि ज्योतिष के जोर से किसी ज्योतिष के विश्वासी पिता को फांसा जाता है, इसी तरह से ज्योतिष के प्रति धर्मवीर लड़की को फंसाया जाता है। और नारद ने यही किया कि उन्होंने पार्वती से बात की। बिल्कुल पार्वती मैच्योर नहीं थी, बुद्धि भी उनकी उतनी मैच्योर नहीं थी। एक सहज बाल विश्वास उन्होंने कर लिया और तब करना उन्होंने शुरू किया। तो ये केवल इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी भी खुशी हुए कि हमारा जो बेटा विधुर रूप में पागलों की तरह घूम रहा है उसकी दोबारा शादी हो जाएगी। सप्तर्षियों को भेजा गया कन्या निरीक्षण के लिए, और शिव को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने इससे आगे बढ़ कर के कन्या का परीक्षण किया कि वाकई ये जो लड़की है ये हमको चाहती भी है कि नहीं चाहती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल हर घर में, ख़ास तौर से मध्यवर्गीय घर में, जो शादी का टंटा है, शादी का जो बखेड़ा है,